हाय दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सब लोग का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश 100 मार्क्स के पोइट्री सेक्शन का एक अगला चैप्टर, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है अपने पास एन एपिटाफ। ठीक है, एन एपिटाफ चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले राइटर के बारे में जानेंगे, देन हम लोग समरी सारांश पे बढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे आप अपने बुक में, अगर आपके पास रेनबो पार्ट 2 बुक है बिहार बोर्ड का, उसमें आप देखेंगे बहुत ही छोटा सा, मतलब 8 पंक्ति का ऑलमोस्ट है ये। ठीक है, तो मतलब छोटा सा स्टेंजा है यहाँ पे बस, और उसी में पूरा चैप्टर कंप्लीट किया गया है। तो निश्चित रूप से इसका समरी भी, सारांश भी बहुत बड़ा तो नहीं हो सकता है, लेकिन जैसे आपके एग्जाम में अगर 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, 5 मार्क्स का, तब आप सफिशिएंट उतना लिख सको, उतना प्रॉपरली आपको यहाँ पे दिए हैं और अच्छे से हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पे समझाएंगे। मतलब आपको एग्जाम में तो लिखनी रहेगी पूरे इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पे हिंदी दे दिए हैं कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, 1% भी, जरा सा भी, थोड़ा सा भी दिक्कत आपको नहीं हो, इसके लिए यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों को पसंद आएगी यहाँ पे ऑब्वियसली। अगर ऐसा बात है तो बिल्कुल लाइक वगैरह कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेगुलरली यहाँ पे हम ऐसे ही क्लासेस आपके लिए लाते रहेंगे और ऑब्वियसली पीछे का जितना भी चैप्टर्स है कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग निश्चित रूप से पीछे का क्लास जरूर से देखिएगा। जो लोग नए हैं, नहीं जानते थे, तो बिल्कुल जाके देखिएगा। इंग्लिश 100 मार्क्स के प्रो सेक्शन का पूरा पढ़ाई हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का हम लिंक दे चुके हैं, वहां से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए अपने पास चैप्टर का नाम क्या है? एन एपिटाफ। एन एपिटाफ का मतलब क्या हुआ? एपिटाफ मतलब वो होता है, स्मारक नहीं होता है, जैसे मतलब जहाँ पे कोई भी मृत व्यक्ति जो मतलब उसको वहाँ पे दफनाया जाता है, तो उस जगह को यहाँ पे एनेपिताफ बोला जाता है। ठीक है, एनेपिताफ यहाँ पे उसको बोला गया है और यहाँ पे उसी बारे में अच्छे से बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं ये एनेपिताफ जो चैप्टर लिखे कौन है। सवाल तो ये आती है, एनेपिताफ चैप्टर जो अपने लोग पढ़ रहे हैं पोइट्री सेक्शन में, तो ये लिखे कौन है? तो इसको लिखे हैं अपने प्यारे से वॉल्टर डिलामेयर। वॉल्टर डिलामेयर लिखे हैं। इनका जन्म कहाँ होता है? यूके में होता है। ठीक है, यूके लंदन में। ठीक है, इनका जन्म होता है। मतलब ऑब्वियसली ये कौन है? ब्रिटिशियन है, मतलब ब्रिटिश के लोग हैं। और यहाँ पे ये 25 अप्रैल 1873 को, यानी 25 अप्रैल 1873 को लंदन यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म होता है। कहाँ पे? लंदन के एक डिस्ट्रिक्ट में जन्म होता है इनका। ठीक है, गांव में इनका एक तरीके से बोल सकते हैं जन्म होता है। उनके बाद इनका निधन जो होता है वो होता है 22 जून 1956 को। ठीक है, 22 जून 1956 को यूनाइटेड किंगडम में ही इनका निधन होता है। तो मतलब दो चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे पहला तो इनका जन्म कब होता है? जन्म होता है 25 अप्रैल 1873 को। दूसरा चीज़ आपको याद रखनी है, इनकी निधन कब होती है, यानी 22 जून 1956 को। ठीक है, और जन्म और निधन दोनों कहाँ होता है? यूनाइटेड किंगडम में ही, यूके में ही इनका जन्म होता है और वहीं पर उनका निधन होता है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर होगा। अब चलिए सारांश से स्टार्ट करें। आपके एग्जाम में मोस्टली सवाल ऐसा रह सकता है कि राइट डाउन द समरी ऑफ एन एपिटाफ। ठीक है, तो बस ऐसा सवाल रहेगा कि आपको बोला जाएगा समरी को लिखे, सारांश को लिखे, तो 5 मार्क्स का वो सवाल रहेगा। 5 मार्क्स के लिए आपको ऑलमोस्ट एक पेज तो लिखना ही रहेगा। चलिए उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अच्छे से बताते हैं और बस इसको बस अच्छे से देखिएगा। जो हम यहाँ पे समझाएंगे एक्चुअली में बस उसी चीज को आप समझिएगा प्रॉपर। आपको कोई भी 1% जरा सा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं रह जाने वाली है। तो स्टार्ट करें। शुड वी स्टार्ट? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए अपने पास जो पहला लाइन है। ठीक है, पहला लाइन आप कैसे स्टार्ट करोगे? एन एपिटाफ इज ए मेलनकॉलिक पोएम रिटन बाय वॉल्टर डिलामेयर। ठीक है, एन एपिटाफ जो है ये क्या है? एक विषादपूर्ण, या आप बोल सकते हैं जो मतलब उदासीन कविता होती है। ठीक है, मतलब जिसमें दुख भरा दुख जाहिर किया जाता है, तो उसको कहते हैं मेलनकॉलिक। ठीक है, मेलनकॉलिक कविता। ठीक है, तो पोएम जो कि वॉल्टर डिलामेयर जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद आगे देखिए क्या लिखना है? ही वॉज एन इंग्लिश पोइट। वो क्या है? वो एक इंग्लिश पोइट है, यानी अंग्रेजी कवि हैं। ठीक है, फेमस फॉर हिज रिटन फॉर चिल्ड्रेन। और वो जाने जाते हैं किस चीज़ के लिए? चिल्ड्रेन के लिए वो जाने जाते हैं। मतलब जो वो बच्चों के लिए लिखते हैं ना, वो बच्चों के लिए जो लेखन लिखते हैं उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। मतलब ठीक है, इनको चिल्ड्रेन्स पोइट भी कहा जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए आगे क्या लिखना है? ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। वो अपने पापा को खो देते हैं, अपने पिता को खो देते हैं 4 साल की उम्र में। सिर्फ 4 साल के जब वो थे, अपने पिता को वो खो देते हैं। एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन। ठीक है, वो लंदन के गांव में एक रहते थे, लेकिन अब प्रॉपर वो लंदन में आ जाते हैं। ठीक है, लंदन में वो आ जाते हैं, मूव कर जाते हैं जब उनके पिता का निधन हो जाता है दान जाके।
इन दिस पोएम, इस कविता में ही हैज टॉक अबाउट द पासिंग नेचर ऑफ ह्यूमन, और इस कविता ने उन्होंने बात किया, टॉक किया अबाउट द पासिंग नेचर ऑफ ह्यूमन, जो मनुष्य का चले जाने की प्रवृत्ति है ना, इस दुनिया से चले जाने की प्रवृत्ति है, मरने के बाद चले जाते हैं लोग, तो इस प्रवृत्ति को यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से प्यार से यहाँ पे बात किया है। ठीक है, बहुत ही विषादपूर्ण यहाँ पे ये कविता है। ठीक है, बहुत ही बोल सकते हैं उदासीन कविता है। तो बिल्कुल यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आगे और देखेंगे, थोड़ा सा एक बार और रिपीट हम कर देते हैं। एन एपिटाफ इज ए मेलनकॉलिक पोएम रिटन बाय वॉल्टर डी ला मेयर। यह एक क्या है, एक दुख भरी कविता है, एक उदासीन कविता है जो कि वॉल्टर डी ला मेयर जी के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज इंग्लिश पोइट, वो एक अंग्रेजी कवि हैं। ठीक है, वो जो है अंग्रेजी कवि थे। ठीक है, कवि वाज है तो थे। ठीक है, फेमस फॉर हिज रिटन फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लेखन के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4, वो अपने पिता को 4 साल की उम्र में खो देते हैं। एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन, और अपने फैमिली के साथ वो लंदन चले जाते हैं, लंदन शिफ्ट हो जाते हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में ही हैज टॉक अबाउट द पासिंग नेचर ऑफ ह्यूमन, इस कविता में उन्होंने मानव के चले जाने की गुण को यहाँ पे मतलब दर्शाया है। चले जाने वाला या गुजरने वाला स्वभाव के बारे में यहाँ पे उन्होंने बात की है। ठीक है, कौन बात की है, वॉल्टर डी ला मेयर। आगे देखिए कैसे लिखना है, आगे लिखना है द पोइट इज सिटिंग नियर एन एपिटाफ। ठीक है, कवि जो है एक एपिटाफ, एक स्मारक के पास बैठे हैं। कवि जो है एक एपिटाफ, एपिटाफ का मतलब क्या होता है, एक स्मारक। ठीक है, एक स्मारक के पास बैठे हुए हैं। एंड दैट एपिटाफ इज ऑफ ए लेडी हु बिलोंग्स टू द वेस्ट कंट्री, और ये एपिटाफ जो है, ये स्मारक जो है उस महिला की है जो महिला जो है वेस्ट कंट्री से बिलोंग करती है। कहाँ से वो महिला आती है, वो वेस्ट कंट्री के यानी पश्चिमी देश की वो महिला है, जो वहाँ पे एन एपिटाफ, वो एपिटाफ जिसका है। ठीक है, वो स्मारक जो है वो पश्चिमी देश की एक महिला का है। इन द वर्ड ऑफ पोइट, और कवि की भाषा में, कवि के शब्दों में, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ वेस्ट, कवि के भाषा में वो जो महिला है ना, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर, सबसे सुंदर महिला है पूरे वेस्ट कंट्री का। ठीक है, पूरे पश्चिमी देश का सबसे सुंदर वो महिला है, कवि के शब्दों में, कवि ऐसा बतलाना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्रोबेबली ही हैज अफेक्शन टुवर्ड हर, ऐसा शायद हो सकता है, मतलब चैप्टर में प्रॉपर्ली लिखा हुआ नहीं है किसके लिए, लेकिन ऐसा शायद हो सकता है कि कवि को ना मतलब उस महिला से थोड़ा लगाव ज्यादा था। ठीक है, मतलब उनका मतलब बोल सकते हैं उनके प्रति स्नेह था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बट द ब्यूटी डज नॉट रिमेन फॉर एवर, लेकिन क्या होता है, सुंदरता जो होता है ना वो हमेशा के लिए नहीं रहता है, एक दिन तो ढल जाना है। ठीक है, इट हैज टू पास ए डे, एक दिन तो इसको चले जाना है, एक दिन तो ये गायब हो जाएगा, एक दिन ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है। देन आगे चलिए देखते हैं, आगे यहाँ पे बोला गया है एंड द सेम हैपन विद दैट लेडी, और कुछ ऐसा ही उस महिला के साथ भी होता है। एंड टुडे द पोइट फियर्स दैट आफ्टर हिज डेथ हु विल रिमेंबर हर, वो महिला तो चली गई, मतलब जैसा कि मानव का नेचर होता है, वो आता है फिर एक दिन चला जाता है, तो वो महिला तो चली गई। महिला के स्मारक के पास बैठ के कवि ये सोचते हैं कि आखिर मतलब जब हम मर जाएंगे, ठीक है, वो डरते हैं, क्या कभी डरते हैं। ठीक है, टुडे द पोइट फियर, कभी डरते हैं, कभी ऐसा सोचते हैं आफ्टर हिज डेथ, मतलब मेरे मृत्यु के बाद, हु विल रिमेंबर हर, मेरे मृत्यु के बाद उसे कौन याद रखेगा, कभी ऐसा सोचते हैं। ठीक है, उस महिला के स्मारक के पास बैठ के कहते हैं ये तो मतलब पूरे वेस्ट कंट्री की सबसे सुंदर महिला है, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वेस्ट कंट्री। ठीक है, ये मतलब पश्चिमी देश का सबसे सुंदर महिला है, और ये उसके स्मारक के पास वो बैठे हुए हैं और कहते हैं, सोचते हैं, वो डरते हैं कि मतलब अगर हम मर जाएंगे, ठीक है, तो उस महिला को याद कौन करेगा, इस बात की उनको चिंता है। ठीक है, आगे चलिए देखिए, और लास्ट में ये तो पूरा आप चैप्टर के बारे में लिख दिया, और लास्ट में आपको ये लिख देना ताकि टीचर को लगेगा नहीं बच्चा एकदम जेन्युइन है, एकदम प्रॉपरली लिखा है एकदम, तो लिखिएगा लास्टली वी कैन से दैट, और अंत में हम कह सकते हैं, इट्स रियली एन ऑसम पोएम रिटन बाय वॉल्टर डी ला मेयर, और ये बेहतरीन कविता वॉल्टर डी ला मेयर जी के द्वारा लिखा गया है, इन विच ही हैज ब्रिलियंटली सो दैट एवरी लिविंग बीइंग इमॉर्टल। ठीक है, क्या बोला गया है कि यहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे व्यक्त किया है कि हर मानव जो आता है उसको एक दिन चला जाना होता है। मानव के उस गुण को प्रकट किया है कि जो नश्वर गुण है, जो मानव की चले जाने का जो मरणशील गुण है, उसको यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया है कि जैसे कोई एक मानव आता है,
चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उसको एक दिन ना एक दिन इस संसार को छोड़ के जाना होता है। उसको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से कवि दर्शाए हैं, ठीक है। लास्टली वी कैन से दैट इट्स रियली एन ऑसम पोएम रिटन बाय वॉल्टर डिलामेयर। अंत में हम कह सकते हैं कि वास्तव में वॉल्टर डिलामेयर द्वारा लिखी गई एक अद्भुत कविता है, in which he has brilliantly shown that every living being is mortal, जिसमें उन्होंने शानदार ढंग से दिखाया है कि प्रत्येक जीवित प्राणी नश्वर है, मरणशील है, ठीक है। तो इसको बहुत ही अच्छे से दिखाए हैं। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि उस महिला के प्रति इनकी क्या अफेक्शंस थी, क्या स्नेह था, क्या भावना थी, ठीक है, कि उसके स्मारक के पास वो बैठ के ऐसे डरते हैं कि आखिर हम मर जाएंगे तो फिर इसको याद कौन रखेगा। सो इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वेस्ट। वो तो बोल सकते हैं कि मतलब उससे सुंदर और कोई महिला है ही नहीं पश्चिमी देश में, कभी ऐसा कहना चाहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल कवि के भावनाओं को, कवि के फीलिंग्स को समझ रहे होंगे ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ पे ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और ऐसा है कि आपके एग्जाम में अगर आएगा ना सारांश लिखने, समरी लिखने, तो निश्चित रूप से आप लिख पाएंगे, है या नहीं है? लिख पाएंगे? बोलिए, आपको ऑल क्लियर हुआ, सब समझ में आया, अच्छा लगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा, बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक से जरूर से कर लीजिएगा। और अपना प्यारा सा एक छोटा सा चैनल है एजुकेशन बाबा, बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको ऐसे ही और भी वीडियोस मिले रेगुलरली। और रेगुलर आप ट्राई करिए कि चैनल को सर्च करके, ऑब्वियसली एजुकेशन बाबा चैनल सर्च करके डेली क्लासेस को करते चले, क्योंकि अभी बहुत सारा चैप्टर्स ऑलरेडी है जो हम पढ़ा चुके हैं, शायद आपका छूट चुका होगा। तो वो सारे चैप्टर्स आपको बैकअप, पीछे का बैकलॉग जितना भी है उसको कंप्लीट करते चलिए, ठीक है, ताकि मतलब आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो, बाद में एग्जाम टाइम पे ज़्यादा प्रेशर ना हो। थोड़ा थोड़ा आप समय अपना इन्वेस्ट करते चलिए, मतलब लाइक आप 15, 20, 30, 40 मिनट अगर आप इन्वेस्ट करोगे एक एक दिन, तो समझो मतलब आपका डबल तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कि आप रेगुलर बेसिस पे देखा करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और जो दिक्कत हो आप हमसे पूछिए। फिर से आगे हम आपको शाम में 7:15 में लाइव मिलेंगे ही। चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक लिए बाय बाय।